हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हम लोग इसमें फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और मोशंस के अलग अलग लॉज के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। कह रहे हैं इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कह रहा है कि हम लोग पिछले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मोशन के बारे में कि मोशन स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करता है। पोजीशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस सारी चीज़ के बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, मोशन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है एक रेफरेंस पॉइंट से अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी का, तो स्पीड जिसमें क्या हो गया कि डायरेक्शन भी रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ठीक है। अगर हम लोग एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्या चेंज होता है, क्या वेलोसिटी में चेंज होता है, उसकी स्पीड में क्या चेंज होता है, उसके बारे में हम लोग एक्सेलरेशन में पढ़ चुके हैं। कह रहा है वी सॉ दैट सच ए मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। जब क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट कह रहा है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर करता है, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते थे, यूनिफॉर्म मोशन कहते थे। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होगा कि अलग अलग डिस्टेंस को कवर करता है, तो वैसे मोशंस को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव नॉट ये डिस्कवर्ड वाट काउजेज मोशन। कह रहा है कि अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं किया है कि आखिर जो मोशन होता है उसके पीछे क्या कारण होता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स रहता है। वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, डू ऑल द मोशन रिक्वायर ए काउज, इफ सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस काउज। फॉर इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच क्यूरियोसिटी। कह रहा है कि हम लोग इस चैप्टर में ये भी पढ़ने वाले हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके स्पीड में कैसे चेंज हो जाता है। वो ऑलरेडी मूव कर रहा है तो उसके स्पीड में या तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है या तो क्या होता है, घट जाता है। तो ये क्यों होता है, ठीक है, इसके पीछे क्या कारण होता है और क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए क्या किसी फोर्स का जरूरत पड़ता है। तो ये सारा क्यूरियोसिटी जो है इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी को समझने का कोशिश करेंगे। कह रहा है कि फॉर मेनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट काउज हैड पजल साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स। कह रहा है कि बहुत सालों से क्या हो रहा है कि जो साइंटिस्ट थे और जो फिलोसफर्स थे उनको एक चीज़ परेशान कर रहा था, प्रॉब्लम, कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या हो रहा था, किस बारे में प्रॉब्लम था उनको, मोशन के बारे में, कि ये जो मोशन है वो क्या होता है और ये कैसे होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में कैसे आ जाता है। तो इसके बारे में जो है फिलोसफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो क्या थे कि रिसर्च कर रहे थे, वो काफ़ी इसके बारे में खोजबीन कर रहे थे। कह रहा है ए बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन ए स्मॉल हीट डज नॉट मूव फॉर एवर। कह रहा है कि अगर हम इस किसी भी बॉल को, अगर आप ही किसी बॉल को क्या कीजिएगा, अगर आप थ्रो कीजिएगा तो वो हमेशा के लिए मूव नहीं करता है, थोड़ा दूर तक क्या करता है, वो मूव करता है और उसके बाद क्या होता है कि वो रुक जाता है ना। वो क्या होता है, रुक जाता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाइएगा तो थोड़ा दूर तक क्या करेगा, बॉल मूव करेगा या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उसके बाद वो फाइनली रेस्ट पोजिशन में आ जाता है। Such observations suggest that the rest is the natural state of the object। कह रहा है इन सारे चीज़ों से पहले के फिलोसफर और साइंटिस्ट को एक बात समझ में आ रही थी कि रेस्ट जो है ये क्या है, ये क्या है, ये जो है नेचुरल पोजीशन है ना। ये क्या है, नेचुरल स्टेट है। किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट जो है वो क्या है, नेचुरल स्टेट है, मतलब हर चीज़ अपने रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहती है, ठीक है। तो ऐसा पहले के साइंटिस्ट क्या थे, सोचते थे। कह रहा है This remained the belief until the Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand the motion। कह रहा है कि यही बात जो है तब तक उनके दिमाग में रहा, हम लोग ये सारी चीज़ों को कि रेस्ट जो है वो क्या है, नेचुरल स्टेट है, ये तब तक सभी लोग समझते थे, मानते थे, जब तक जो है गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन जो है एक अलग अपना थ्योरी जो है इस बारे में नहीं दिए थे। तब तक हम लोग क्या मानते थे कि जो रेस्ट है वो क्या है, नेचुरल स्टेट है, मतलब हर ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पे ही रहना चाहता है।
कह रहा है इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कह रहा है हम अपने डे टू डे लाइफ में हमको क्या होता है कि कुछ फोर्स का ज़रूरत पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए। जैसे कि क्या होता है कि अगर ये यहाँ पर मार्कर है, अगर हम इसको आगे की तरफ करना है तो हमको क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तभी क्या होगा, ये आगे की तरफ क्या हो जाएगा, मूव कर सकता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लगाते हैं। जैसे आप क्या होगा कि बाइसिकल को चलाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, आप पैडल पे फोर्स को अप्लाई करते हैं, तभी क्या होता है, बाइसिकल आगे की तरफ मूव करता है। और अगर वो बाइसिकल मूव कर रहा है, आपको कहीं पे रोकना है तो क्या करते हैं, आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ब्रेक्स पे। तो ब्रेक्स जब आप वहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बाइसिकल क्या हो जाता है, रुक जाता है, उसका स्पीड क्या होता है, स्लो हो जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप क्या होगा डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में, खेलने में भी ये चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे। क्या होता है कि जब बैट से बॉल को हिट किया जाता है तो वो क्या होता है, मोशन में आ जाता है। और फिर क्या होता है कि जब फील्डर फोर्स अप्लाई करता है तो क्या होता है, बॉल रेस्ट पोजिशन पे आ जाता है। We ordinarily experience this as a muscular effort and say that we must push or hit or pull an object to change its state of motion। अब कह रहा है आगे कि हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपना मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। उसको या तो पुश करना पड़ता है, या तो पुल करना पड़ता है, या तो हिट करना पड़ता है। अब क्या होता है, किसी भी चीज़ को पुश करते हैं, जैसे आप क्या होगा कि बॉल आपके सामने में है ना, तो बॉल को क्या करते हैं, आप पुश करते हैं। आपने क्या होता है, पैर से पुश करते हैं तो बॉल क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है ना। अगर कभी क्या होता है कि डोर को आप पुल करते हैं, खोलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डोर को, विंडोज़ को क्या करते हैं, पुल करते हैं अपनी तरफ, तो वो क्या होता है, खुल जाता है। वहाँ पे भी फोर्स का अप्लाई करता है। और बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हिट करता है ना। जब आप बैडमिंटन भी खेलते हैं तो क्या होता है, रैकेट से कॉर्क को क्या करते हैं, हिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हर जगह फोर्स का अप्लाई कर रहे हैं ना, बल का प्रयोग कर रहे हैं। The concept of force is based on this push, hit और pull. Let us now ponder about a force। कह रहा है कि अब हम लोग फोर्स के बारे में देखेंगे। In fact, no one has seen, tested और felt force। कह रहा है अभी तक कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या होता है, फोर्स को ना तो देखा है। आप क्या होगा, फोर्स को देखें हैं, आप किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, क्या आपको वो विजिबल होता है, नहीं होता है। उसका इफेक्ट्स विजिबल होता है ना। जो फोर्स का इफेक्ट होता है, आपके फोर्स लगाने के बाद जो इफेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे आप पैडल पे फोर्स लगाएं तो वो साइकिल क्या हो गया, मूव करना शुरू हो गया, तो उसका इफेक्ट दिखता है, ना कि क्या होता है, आपको फोर्स विजिबल होता है ना। अब कह रहा है कि ना तो हम इसको फील कर सकते हैं, ना तो इसको देख सकते हैं। It can only be explained by describing what happens when a force is applied to an object. Pushing, hitting, pulling of an object are all the ways of bringing object in motion. They moves because we make force act on them। अब कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमको या तो उसको पुश करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, या हिट करना पड़ता है। तभी क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, मोशन में आ जाता है। वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है, अपना पोजीशन चेंज करना शुरू कर देता है। तो कह रहा है कि उसके लिए हमको क्या होता है कि फोर्स का जरूरी पड़ता है, मतलब फोर्स का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। From your studies in the earlier classes, you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude or velocity of an object, that is to make the object move faster or slower or change the direction of the motion। कह रहा है कि पिछले चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। मतलब क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब आप फोर्स को अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जैसे क्या हो रहा है कि मानिए कि राजू जो है वो क्या कर रहा है, एक साइकिल चला रहा है ना। वो साइकिल चलाते हुए वो स्कूल जा रहा है और पीछे से उसका दोस्त मिल गया, है ना। पीछे से दोस्त मिल गया, वो क्या कर दिया, उसको पुश कर दिया। तो क्या हो जाएगा, राजू के साइकिल का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, पैडल पे फोर्स लगा रहा है और एक एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो पीछे से उसका फ्रेंड लगा दिया, जिसके कारण क्या हो गया, उसका स्पीड बढ़ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स को लगा के स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं ना। अगर मानिए क्या कि राजू जब साइकिल चला रहा है तो सामने से एक कुत्ता दौड़ गया रोड पे, तो वहां पर क्या करेगा राजू जो है वो क्या करेगा, ब्रेक पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो जैसे ही वो फोर्स अपना ब्रेक पे लगाएगा तो क्या होगा, साइकिल रुक जाता है, उसका स्पीड स्लो होगा और फाइनली वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो फोर्स हम लोग अप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रेस्ट पोजीशन पे ला सकते हैं, है ना।
उसकी स्पीड में चेंज कर सकते हैं, और डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे क्या होता है जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्या होता है कि बैट्समैन जो है वो क्या करता है, बैटिंग करता है, और बॉलर क्या होता है, थ्रो करता है। तो कभी बैट्समैन क्या होता है, ऑफ में मार देता है, कभी राइट में मार देता है, कभी बैक में मार देता है ना, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। तो हर एक डायरेक्शन में क्या करता है, वो हिट कर सकता है, मतलब अपने बैट को अलग अलग एंगल में क्या कर सकता है, मूव करते हुए वो क्या कर सकता है, बॉल को हिट कर सकता है, जिससे क्या होगा, बॉल का डायरेक्शन चेंज कर जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। we also know that force can change the shape and size of the object। अब कह रहा है कि फोर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जब आप देखे होंगे कि घर में आपका क्या होता है, जब आटा को गूंथा जाता है ना, रोटी बनाने के पहले क्या होता है, आटा पे गूंथा जाता है, तो आप देखेंगे कि आपकी मम्मी क्या करती है, मुट्ठी बांध के क्या होता है, उस पर फोर्स अप्लाई करती है, तो आटा को जो साना जाता है तो उसमें क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज कर, जितनी बार आप क्या होंगे, फोर्स को लगाएंगे तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाता है। फिर क्या होता है, उसी को जब बेला जाता है तो रोटी क्या होता है, जो गोला रहता है वो क्या करता है, फ्लैट हो जाता है। रोटी क्या होता है, गोल हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, चकला बेलना पे उस पर क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होगा, उसका शेप चेंज कर गया, है ना। अब आगे कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, उसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं। अब साइज को कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे आप रबड़ को लिए, आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, वो उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। जैसे गुलेल होता है, तो गुलेल में भी हम लोग क्या करते हैं, उसको खींचते हैं आगे की तरफ, तो वहाँ पर भी क्या होता है, जो रबड़ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है। स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग को भी अगर आप क्या करिएगा, पुल करिएगा, तो उसका भी साइज क्या हो जाएगा, साइज और शेप दोनों क्या होता है, चेंज कर जाता है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैलून लिया गया है ना, बैलून को दोनों पाम के बीच में ट्रेस किया जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, शेप चेंज कर जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जो आकार है बैलून का, ये क्या है, ये अगर मानिए बैलून है, गोल है, या तो बॉल है ना, रबड़ बॉल है, अगर आप इस पे क्या करिएगा, दोनों पाम से क्या करते हैं हम लोग, फोर्स जब लगाते हैं तो इसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे स्प्रिंग है, स्पाइरल स्प्रिंग है, इसको दोनों एंड से जब आप क्या करिएगा, पुल करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पुल करेंगे, तो इसका शेप फिर से क्या हो जाएगा, शेप और साइज दोनों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेच कर जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब कह रहा है कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कह रहा है इन फिगर 8.3 shows a wooden block on a horizontal table, two strings x and y are tied टू अपोजिट फेसेस ऑफ द ब्लॉक एज सोन। अब कह रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और दो एंड पे क्या किया गया है, इसमें थ्रेड को बांध दिया गया है, एक्स और वाई क्या किया गया है, इसका नाम दे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली if we apply a force by pulling the string x, the block begins to move to the right. Similarly, if we pull the string y, the block moves to the left. But if the block is pulled from both the sides with the equal force, the block will not move. Such a force are called the balanced force and do not change the state of the rest or motion of an object. अब कह रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या किया गया है कि x के द्वारा जब क्या किया जाएगा, इस पे फोर्स लगाया जाएगा, तो क्या होगा, ये ब्लॉक यहाँ पर मूव हो जाएगा। ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है x की तरफ, तो क्या कर रहा है, ये ब्लॉक x की तरफ मूव कर जा रहा है। उसी तरह अगर हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक पे y के डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो ये ब्लॉक क्या हो गया, y के डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। ठीक है, y के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। कह रहा है कि उसी तरह से अगर हम इस ब्लॉक पे, ये जो ब्लॉक है, इस पे क्या करेंगे, दोनों डायरेक्शन से x और y, यहाँ पर x फोर्स लगा रहा है और यहाँ पर y फोर्स लगा रहा है। कह रहा है कि दोनों तरफ अगर क्या होगा, बराबर मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेशनरी पोजीशन पे हो जाएगा। जैसे 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगा रहे हैं और 5 न्यूटन का फोर्स क्या हो रहा है, यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि दोनों क्या हो रहा है कि x और y दोनों क्या हो रहा है कि बराबर इक्वल फोर्स लगा रहा है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेशनरी पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है, इसके पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यही आगे कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को लगाएंगे दोनों एंड से, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स।
तो ऐसे फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं। जब क्या होगा कि दोनों एंड पे बराबर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है और ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो वैसे फोर्स को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे टग वार में भी क्या होता है कि दोनों एंड पे रोप को पुल किया जाता है। अगर क्या होगा कि दोनों तरफ इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा तो क्या होगा, कोई भी एक दूसरे को खींच नहीं सकता, वहां पे क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स लगता है। Now let us consider a situation when two opposite force of different magnitude pull the block. In this case, the block would begin to move in the direction of the greater force. कह रहा है कि अगर मानिए कि बैलेंस फोर्स के बदला अगर हम लोग क्या करेंगे कि एक डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगाने लगेंगे, एक डायरेक्शन में क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर मानिए कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इस डायरेक्शन में y के डायरेक्शन में अब क्या करेंगे, 10 न्यूटन फोर्स लगाने लगेंगे। 10 न्यूटन जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, y के तरफ क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा, मतलब ये इसका जो पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा, y के तरफ मूव कर जाएगा। इस केस में ये होता है कि जहां पर हम लोग ज़्यादा मैग्नीट्यूड फोर्स लगाते हैं, ज़्यादा बल का प्रयोग करते हैं, तो उस डायरेक्शन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। जैसे क्या होता है कि टग वार में हम लोग क्या करते हैं, रोप को पुल करते हैं, रस्सी को क्या करते हैं, दोनों एंड से बच्चे अलग अलग ग्रुप के क्या करते हैं, पुल करते हैं। अब जिस डायरेक्शन से ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन से क्या होगा, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, उस डायरेक्शन में क्या होगा, रस्सी आगे बढ़ने लगती है, वो क्या होगा, उसी तरफ क्या होगा, आगे की तरफ मूव करने लगता है। तो वही केस यहाँ पर दिया गया है कि जिस डायरेक्शन में क्या होगा, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, ज़्यादा बल लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। The two forces are not balanced. The unbalanced force acts in the direction of the block moves. कह रहा है कि ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ऐसे फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को किसी एक डायरेक्शन में मूव करने देता है। किसी एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है। कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश ए बॉक्स ऑन ए रफ फ्लोर। अब कह रहा है कि अब यहाँ पर एक वुडन बॉक्स दिया हुआ है ना, एक यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, और कुछ बच्चे जो हैं क्या करते हैं, इसको पुश करते हैं। इसको क्या कर रहे हैं, इस एंड से क्या कर रहे हैं, जब इधर कर रहे हैं, इधर जब ढकेल रहे हैं तो क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये रफ सरफेस है, ये क्या है कि रफ सरफेस है, ये जो है ये वुडन ब्लॉक जो है ये क्या कर रहा है कि रफ सरफेस पे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रफ सरफेस है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं इसको आगे की तरफ मूव करने में। अब यहाँ पर जो है जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट रहता है ना, यहाँ पर क्या है कि ये सरफेस के कांटेक्ट पे है ना, सरफेस पे रखा हुआ है, और सरफेस क्या है, रफ है, सरफेस क्या है, रफ है। तो जब ये फोर्स आगे के डायरेक्शन में लगाएगा, ये क्या करेगा, फोर्स आगे के डायरेक्शन में लगा रहा है, तो इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है वो क्या हो रहा है कि इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है कांटेक्ट के कारण। वो जो सरफेस के कांटेक्ट पे है उसके कारण क्या हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक फोर्स लग रहा है। ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को आप किसी भी सरफेस पे मूव कीजिएगा, किसी भी सरफेस पे मूव कीजिएगा, तो कह रहा है कि एक अपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो उसके मोशन को रोकने का काम करता है। जैसे आप क्या होता है कि जब साइकिल को चलाते हैं तो जैसे आप पैडल को मारना छोड़ दीजिए तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, साइकिल चलते चलते रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या रहा है, कंटिन्यूसली एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स क्या हो रहा है कि साइकिल जब भी आप चलाइएगा तो क्या होगा, किसी कॉन्टैक्ट सरफेस पे चलाइएगा, रोड पे चलाइएगा, तो रोड अगर क्या होगा कि रफ सरफेस है, रोड क्या है, रफ सरफेस है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा मोशन के अगेंस्ट में, जो क्या करेगा, साइकिल की स्पीड को कम करते करते फाइनली रोक देता है। तो उसी फोर्स को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखते हैं। ये वुडन ब्लॉक को आगे की तरफ बच्चा पुश कर रहा है और क्या कर रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में बाय डिफॉल्ट एक फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। Box with a small force, the box does not move because the friction acting in the direction opposite to the pulse.
अब कह रहा है कि बॉक्स को जब क्या हो रहा है कि कम फोर्स के साथ पुश किया जा रहा है तो उस केस में आप देख सकते हैं कि एक फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जो क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को रोकता है, उसी पोजीशन पे, उसके पोजीशन पे कोई भी चेंज नहीं होता है। दिस फ्रिक्शन फोर्स arises between two surfaces in contact, in this case between the bottom of the box and the फ्लोर्स रफ सरफेस। अब कह रहा है कि फ्रिक्शन आखिर कहाँ पे लग रहा है, तो फ्रिक्शन जो है वो जो बॉक्स है उसके बॉटम पे लग रहा है, जहाँ पर वो क्या है कि सरफेस से कांटेक्ट में, सरफेस पे जहाँ से कांटेक्ट पे वहीं पे दोनों सरफेस के बीच में क्या कर रहा है कि फ्रिक्शन लग रहा है। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं राइट की तरफ तो फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाइएगा जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, अगर कोई भी सरफेस कांटेक्ट में है दूसरे सरफेस के। इट बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। अब कह रहा है कि जितना फोर्स आप लगा रहे हैं, जैसे 5 न्यूटन फोर्स क्या आ रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं कि 5 न्यूटन फोर्स क्या आ रहा है कि ये बच्चा लगा रहा है, तो 5 न्यूटन फोर्स क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्स क्या होता है कि बैलेंस हो जा रहा है, दोनों फोर्स क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। इसी कारण से वो ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होता, वो अपने स्टेशनरी पोजीशन पे ही रहता है, क्योंकि जितना फोर्स ये बच्चा लगा रहा था उतना फोर्स ये क्या कर रहा है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसके जो सरफेस के कॉन्टेक्ट्स में है, उसके कारण जो है वहां पर उतना ही फोर्स लग रहा है। If the children push the box harder, still the pushing force become bigger than the friction force. There is an unbalanced force. कह रहा है कि अगर अब क्या कर रहा है कि दोनों बच्चा ज़्यादा फोर्स लगा के उस बॉक्स को पुश करना शुरू कर दिया, मतलब पहले जितना फोर्स लगा रहा था उसके कंपैरिजन में अब क्या हो रहा है, ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो अब क्या होगा, वो बॉक्स मूव करना शुरू कर देगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा, जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा था उससे ज्यादा फोर्स क्या हो गया, बच्चा लगाने लगा, तो इस कारण से वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। पहले के कंडीशन में जब तक जो है वो बॉक्स स्टेशनरी पोजीशन पे था फोर्स लगाने के बावजूद, तो वहां पे क्या हो रहा था, बैलेंस फोर्स हो रहा था, मतलब जितना फोर्स बच्चा लगा रहा है उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, और बॉक्स अपने स्टेशनरी पोजीशन पे है तो वहां पर क्या हो रहा था, बैलेंस फोर्स हो रहा था। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि बच्चा ज्यादा फोर्स लगा रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो रहा है कि कम लग रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाता है। सो द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग। What happens when we ride bicycle? We stop pedaling, the bicycle begins to slow down. This is again because of the friction force acting opposite to the direction of motion. In order to keep the bicycle moving, we have to start pedaling again. It thus appears that an object maintains its motion under the continuous application of unbalanced force. अब कह रहा है कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, बाइसिकल को चलाते हैं और थोड़ी देर बाद अगर हम लोग क्या होगा, पैडल को मारना बंद कर देंगे तो साइकिल क्या होता है, धीरे धीरे स्लो होने लगता है। फिर से जब हम क्या करेंगे, पैडल को मारना शुरू करेंगे तो फिर से क्या होगा, साइकिल का स्पीड बढ़ जाएगा, वो क्या होगा, मोशन में फिर से आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही क्या होता है कि हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यूसली एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो क्या करता है, बैलेंस करने का कोशिश करता है। मतलब जो मोशन है, जो आप पैडल को बंद कर दिए हैं तो क्या हो रहा है कि वो जो व्हील मूव कर रहा है उस पर क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली एक फोर्स अप्लाई कर रहा है और चाहता है कि बैलेंस हो जाए। बैलेंस होने का मतलब क्या होता है, वो साइकिल स्टॉप कर जाए, रेस्ट पोजीशन पे आ जाए। अब जब फिर से क्या होगा कि आप फोर्स लगाना शुरू कर दीजिएगा पैडल पे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो आपके द्वारा जो लगाया हुआ फोर्स है वो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है, डेट मीन्स अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाता है और फिर से साइकिल क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। However, it is quite incorrect. An object moves with uniform velocity when the force, pushing force or frictional force acting on the object are balanced and there is no external force on it. कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी गेन करता है जब क्या होता है कि जो फोर्स आपके द्वारा लगाया गया है और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो दोनों जब बैलेंस हो जाता है, वो दोनों जब क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, तभी कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेंटेन कर सकता है, यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन कर सकता है। मतलब जो फोर्स बॉडी के द्वारा लगाया गया, या तो वो पुश के द्वारा लगाया गया हो या तो पुल के द्वारा लगाया गया हो, वो जब फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाता है और बैलेंस्ड ही रहता है, तभी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो
अपने क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन कर पाता है। कह रहा इफ एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल बी ए चेंज आइदर इन इट्स स्पीड और इन डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे क्या होता है अनबैलेंस फोर्स हो गया, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स लग जाता है तो क्या होता है उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, या तो स्पीड बढ़ जाएगा या तो डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही क्या होता है कि ये क्या होगा कि ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने लगेगा, ये बच्चा दोनों क्या होगा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने लग गया तो यहाँ पर क्या हो गया अनबैलेंस फोर्स हो गया, मतलब फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में इसका फोर्स जो है वो क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा। अब कह रहा है कि अगर ये और ज़्यादा, और कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना फोर्स अगर मानिए कि इसके द्वारा जो है इस दोनों के द्वारा क्या हो रहा है 8 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है और इसके द्वारा क्या है कि 5 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है, तो मतलब क्या होगा इसके द्वारा फोर्स लगाया गया 3 न्यूटन क्या है कि ज़्यादा है, 3 न्यूटन फोर्स क्या है ज़्यादा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा। अगर कह रहा है कि ये 8 न्यूटन फोर्स ही क्या होगा मेंटेन किया हुआ रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा 5 न्यूटन फ्रिक्शन का और 5 न्यूटन क्या हुआ इसका, दोनों क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा कि ये क्या होगा कांस्टेंट एक ही स्पीड से क्या हो जाएगा कि ये बढ़ते चला जाएगा। अब लेकिन क्या हो रहा है कि इस केस में अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में ये कभी 8 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, कभी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है कांस्टेंट 5 न्यूटन फोर्स क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन के द्वारा लग रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट कभी क्या हो रहा है कि इस पे कभी 8 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, कभी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ये ऑब्जेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया इसमें भी अनबैलेंस्ड फोर्स तो हुआ ही, तभी क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। लेकिन कह रहा है कि ये एक ही मतलब क्या होगा सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा है जिसके कारण क्या हो गया बैलेंस हो गया और इसका मोशन क्या हो जाता है यूनिफॉर्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्या होगा कि अलग अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा कभी ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड उसका स्पीड बढ़ जाएगा या तो कभी कम हो जाएगा, है ना, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, मतलब जब हम लोग अलग अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। जैसे आप बाइसिकल चलाते हैं, है ना, आप कांस्टेंट एक ही फोर्स से पैडल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपका साइकिल क्या होगा एक स्पीड से चलता है। लेकिन जैसे ही आप क्या होगा कभी ज़्यादा स्पीड में पैडल पे फोर्स लगाइए, कभी कम स्पीड में, तो क्या होगा वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, कभी आपका साइकिल तेज चलता है, कभी आपका साइकिल धीरे चलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। And the change in its speed or in the direction of the motion continues as long as the unbalanced force is applied। कह रहा है ये तब तक चलता रहेगा जब तक क्या होगा आप उस पर अनबैलेंस फोर्स को अप्लाई करते रहेंगे, तब तक क्या होगा ये फोर्स चलता रहेगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू रहेगा। कह रहा है रिमूव्ड कंप्लीटली द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव एंड द वेलोसिटी इट हैज एक्वायर्ड टिल देन। However, if this force is removed completely the object would continue to move and the velocity it has acquired till then। अब कह रहा है कि अगर क्या हो जाएगा कि इस फोर्स को हम लोग क्या करेंगे हटा लेंगे तो क्या होगा वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा कि तब तक चलता रह जाएगा जब तक क्या हो जाएगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर ना हो जाए। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा तो फाइनली वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे 8 न्यूटन फोर्स वो लगा रहा था, है ना, जैसे आप 8 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं बाइसिकल के पैडल पे और जो है फ्रिक्शन फोर्स जो है 5 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप पैडल को लगाना क्या होगा पैडल पे फोर्स लगाना छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा वो फ्रिक्शन फोर्स तो कंटिन्यूस लग रहा है लेकिन आप जो है उस पर फोर्स नहीं लगा रहे तो वो क्या हो जाएगा बैलेंस कर देगा और जहाँ पे क्या होगा दोनों फोर्स 5 न्यूटन हो जाएगा वहाँ पर आपका बाइसिकल क्या होगा फाइनली आके रुक जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मोशन के लॉ के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहा बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन गैलीलियो डिड्यूस्ड that object move with constant speed when no force acts on them। कह रहा है कि पहला ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद जो है गैलीलियो ये चीज़ बोले थे कि अगर कोई भी फोर्स अगर नहीं लगाया गया है ना अपोजिट डायरेक्शन से अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा कंटिन्यूसली हमेशा के लिए वो क्या होगा मूव करते रहेगा, वो कभी भी रुकेगा नहीं, ठीक है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से क्या होगा हमेशा के लिए मूव करते रहेगा।
He observed that when a marble rolls down an inclined plane, its velocity increases। कह रहा है कि ये एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब कोई इंक्लाइंड प्लेन से कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोल करता है। जब कोई इंक्लाइंड प्लेन से क्या होता है, ढलान से कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है, नीचे की तरफ घुड़कता है, तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। In the next chapter, you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity as it's rolled down and attains a definite velocity by the time reaches the bottom। अब कह रहा है कि अगले चैप्टर में जहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है कि जैसे वो रोल करता है तो उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है, अनबैलेंस फोर्स लग जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। कह रहा है इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट क्लाइंब्स अप, shown in figure 8.5b shows a marble resting on an ideal frictionless plane inclined both the sides। अब कह रहा है कि उसका वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू कर जाता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जब उसके सामने क्या होता है, एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन रहता है। और जब क्या कहता है कि जब वो क्या करता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और ये दोनों सरफेस को आपको क्या करना है, स्मूथ लेना है, फ्रिक्शनलेस सरफेस को लेना है। तो यहाँ पर हम लोग ढंग समझते हैं कि ये जो बॉल है ये क्या होता है, बॉल यहाँ पर आप एक इंक्लाइंड सरफेस देख सकते हैं, है ना। तो ये जो है, ये बॉल क्या हुआ कि यहाँ से रोल करते हुए ये नीचे की तरफ आया, है ना। तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी इसका इंक्रीज हो गया था। लेकिन जैसे ही ये क्या हो गया, नीचे आया तो इसका वेलोसिटी क्या हुआ, यहाँ पर मैक्सिमम था। फिर ये हुआ कि सामने भी इसके एक इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है, सामने भी एक ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है। तो ये क्या हुआ, इस इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इसका जैसे जैसे ये क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम होते चला जाएगा। इस बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, जब दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअस क्या होगा, डिक्रीज करते रहेगा। और ये जिस हाइट पे ये ऑब्जेक्ट था, है ना, जहां से ये क्या हुआ कि नीचे की तरफ रोल करना शुरू किया, ये इसी हाइट को क्या करेगा, गेन करेगा। यहाँ पर ये क्या करेगा, इसी हाइट को क्या करेगा, गेन करेगा। आप देख सकते हैं कि दोनों का जो हाइट है वो क्या है, सेम है। मतलब अगर सामने में भी अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन रहेगा और बॉल इस इंक्लाइंड प्लेन से क्या होगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा, तो क्या होगा कि वो सामने रखे हुए इंक्लाइंड प्लेन पे उसी हाइट को गेन करने के लिए आगे बढ़ेगा। और जैसे वो आगे बढ़ेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा। जब फाइनली एक बार उस हाइट को वो गेन कर लेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करते करते फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब जब ए से ये स्लाइड करना शुरू किया तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज किया, और दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पे जैसे ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा, ठीक है, और जब वो उसी हाइट को क्या करेगा, गेन कर लेगा, तो वहां पर उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वहां पर वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। If the inclination of the planes on both the sides are equal, then the marble will climb the same distance that is covered the rolling down। अब कह रहा है कि यहाँ पर भी वही बात कह रहा है कि अगर दोनों इंक्लाइंड प्लेन का अगर हाइट सेम रहेगा, है ना, हाइट अगर सेम है तो क्या हो जाएगा कि वो बॉल रोल करते हुए जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वो उसी हाइट को गेन करेगा जहां से क्या हुआ था, वो स्लाइड करना शुरू किया था। If the angle of inclination of the right side of the plane were gradually decreased, then the marble would travel further distance till it reaches the original height. If the right side of the plane were ultimately made to horizontal, that is, the slope is reduced to zero, the marble would continue to travel forever, trying to reach the same height that it was released from. The unbalanced force on the marble in this case are zero। अब एक केस और बता रहा है, अब यहां पे एक केस और बता रहा है कि यहां पर देखिए, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये दोनों जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये क्या करेगा कि सेम एंगल पे रहेगा, ठीक है ना। जिस एंगल पे यहां पर जो एंगल था, है ना, जैसे यहाँ पर जो एंगल था, मानिए कि ये जो है ये 30 डिग्री है, तो अगर ये भी 30 डिग्री एंगल पे रहेगा तो ये क्या करेगा, सेम हाइट को गेन करेगा। ये दोनों आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है,
सेम हाइट को गेन करेगा। और कह रहा है कि जैसे जैसे क्या कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको नीचे करते जाएंगे, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, नीचे की तरफ ले आएंगे, तो बॉल क्या होगा कि और आगे की तरफ मूव करेगा। बॉल जो है वो क्या होगा, और आगे की तरफ मूव करेगा इसी हाइट को गेन करने के लिए। इस हाइट को गेन करने के लिए जहां से ये गिरा था उसी हाइट को गेन करने के लिए क्या होगा, ये और आगे की तरफ ट्रैवल करेगा। अगर कह रहा है कि इसको अगर हम लोग फर्दर और डिक्रीज करते जाएं इस एंगल को क्या करेंगे हम लोग, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल को क्या करेंगे और डिक्रीज करते जाएं, एंगल को कम करते जाएंगे, तो बॉल क्या होगा और आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। कहां तक बढ़ते जाएगा, जब तक क्या होगा उस हाइट को वो गेन ना कर सके जहां से वो क्या हुआ कि गिरना शुरू किया था। अब आगे कहता है कि इस एंगल को अगर हम डिक्रीज करते करते क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ले आए, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ले आए कि मतलब इस, रुकिए 1 मिनट समझाना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि इस इंक्लाइंड प्लेन को अगर हम डिक्रीज करते करते अगर इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ले आएंगे, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि बॉल जो है वो क्या होगा कि कंटिन्यूअसली हमेशा के लिए मूव करते रहेगा आगे की तरफ इस हाइट को पहुंचने के लिए। लेकिन हम लोग क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ गए तो वो हाइट तो अभी इसको कभी मिलेगा नहीं, तो क्या होगा ये बॉल जो है क्या होगा हमेशा के लिए मूव करते रहेगा। किस कंडीशन पे, जब कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स इस पे ना अप्लाई हो। कहने का मतलब क्या है कि जब इस पे क्या होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जीरो कर देंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर क्या होगा नहीं लगेगा, तो ये बॉल जो है वो क्या होगा कंटिन्यूअसली हमेशा के लिए मूव करते रहेगा, क्योंकि वो क्या होगा उसी हाइट को गेन करना चाहेगा जहां से वो क्या हुआ था, रोल करना शुरू किया था। जैसे एक कॉमन एग्जांपल आपको समझाते हैं कि जैसे भी कभी भी क्या होता है कि आप किसी भी फ्लाईओवर से नीचे की तरफ जब उतरते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है आपके गाड़ी का जो स्पीड है वो क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। अगर आप बाइक पे हैं इंजन ऑफ कर दीजिए, या अगर बाइसिकल पे हैं तो आप क्या होगा पैडल को अगर मारना छोड़ दीजिएगा तो स्लोप पे क्या होगा उसका स्पीड इंक्रीज कर जाता है। अगर हम लोग उस कंडीशन पे मानते हैं कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर उस पर अप्लाई ना हो, ठीक है ना, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि जैसे ही वो क्या होगा कि जैसे आप प्लेन रोड पे आइएगा तो वो साइकिल क्या होगा कि वो कंटिन्यूअसली मूव करते ही रह जाएगा, वो रुकेगा नहीं जब तक क्या होगा वो जिस हाइट से वो क्या हुआ था स्लाइड करना शुरू किया था उस हाइट को गेन ना कर ले। तो ये क्या होता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कंटिन्यूअसली उस ऑब्जेक्ट पे हमेशा लगते रहता है। तो ये प्रैक्टिकल केसेस में ये चीज क्या है पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इट इज डिफिकल्ट टू अचीव ए जीरो अनबैलेंस फोर्स। कह रहा है कि प्रैक्टिकल कंडीशन में अनबैलेंस फोर्स को इग्नोर करना, ठीक है ना, ये कभी तो हो ही नहीं सकता कि क्या होगा कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या करे रोल करे और उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगे, तो ये प्रैक्टिकली क्या है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। कह रहा है कि क्योंकि क्या होता है कि हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आगे की तरफ मूव करता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कंटिन्यूअसली उसके अपोजिट डायरेक्शन पे लगते रहता है। थस इन प्रैक्टिस द मार्बल स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। इसीलिए क्या होता है कि मार्बल कुछ डिस्टेंस को कवर करने के बाद फाइनली वहां पे रुक जाता है। द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स में बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द स्मूथ मार्बल स्मूथ प्लेन एंड प्रोवाइडिंग ए लुब्रिकेंट ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन। अब कह रहा है कि इसके फ्रिक्शन को हम लोग अलग अलग मेजर से कम कर सकते हैं, बॉल को एकदम प्लेन ले सकते हैं, सरफेस को स्मूथ ले सकते हैं ना, कुछ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को क्या कर सकते हैं अगर इस्तेमाल करेंगे तो सरफेस और क्या हो जाएगा स्मूथ हो जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं होगा कि फ्रिक्शन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमेशा के लिए मूव करती रह जाए। तो प्रैक्टिकली जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि अनबैलेंस फोर्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली उस पर लगते रहता है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोज आइडियाज ऑन द फोर्स मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न्स द मोशन ऑब्जेक्ट। अब कह रहे हैं न्यूटन जो है वो क्या हुआ गैलीलियोज को आइडियाज को बहुत अच्छे से अध्ययन किए पढ़े और बाद में क्या हुआ कि न्यूटन के 3 लॉ ऑफ फोर्स को लेके आए, है ना, 3 लॉ ऑफ मोशन को लेके आए। These 3 laws are known as the न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। कह रहा है कि इन तीनों लॉ को हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ
मोशन भी बोलते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज, कह रहा है कि पहला लॉ जो वो बोले, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स। कह रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, है ना, अगर हम लोग बाहरी बल नहीं लगाए, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कह रहा है कि अगर हम लोग बाहरी बल नहीं लगाएं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएं, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा के लिए क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, उसके पोजीशन पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर वो क्या कर रहा है, मोशन में है और कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए क्या होगा, मोशन में होगा, वो कभी भी रेस्ट में आएगा ही नहीं, वो अपने मोशन को यूनिफॉर्म स्टेट में क्या होगा, मेंटेन करते रहेगा। कहने का मतलब क्या होता है कि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है मोशन में रहेगा, जब तक क्या होगा, कोई बाहरी बल, कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन पे रहता है, तो क्या होगा, वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली लगता है, इसीलिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। तो कह रहा है अगर ऐसा ना हो, कोई फोर्स ना लगे, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में रह जाएगा और रेस्ट वाला हमेशा रेस्ट में ही रह जाएगा। Can I, in other words, all objects resist a change in their state of motion in the qualitative way. The tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. कह रहा है कि हर कोई ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग दूसरे भाषा में कहें तो हर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या करता है, अपनी स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर वो क्या है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, ठीक है ना। वो क्या करता है, रेसिस्ट करता है, मतलब क्या होता है, विरोध करता है। इसीलिए जब क्या करेंगे, आप फोर्स को लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं, जब वो रेस्ट पोजीशन पे है तो क्या होता है, वहाँ पे स्टैटिक मोशन होता है। मतलब क्या होता है कि आप जब फोर्स लगा रहे हैं तो वो रेसिस्ट कर रहा है, मतलब आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जब एक बार वो स्लाइड करना शुरू कर जाएगा तो वहाँ पर आपको क्या होगा, कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो वो क्या होता है, फोर्स इनर्शिया के कारण होता है। कह रहा सर्टेन एक्सपीरियंस दैट वी कम अक्रॉस व्हाइल ट्रैवलिंग इन द मोटर कार कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया। कह रहा है बहुत सारा इसका एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना, जो क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है। जैसे क्या होता है कि अगर आप क्या होगा कि कार में ट्रैवल कर रहे हैं, कार पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो कार पे आप सीट पे बैठे हैं, है ना, तो सीट में जब आप बैठे हैं तो गाड़ी के साथ क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा बॉडी क्या होता है, अलॉन्ग विथ आपका क्या होगा कि जो आप बैठे हुए सीट वो क्या करता है, मोशन में रहता है। लेकिन जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है तो उस समय क्या हो जाता है, वो सीट क्या होता है, जो आपका पैर का पोर्शन रहता है, कमर से नीचे का पोर्शन, वो तो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन जो है वो क्या होता है कि उसी मोशन को मेंटेन करना चाहता है, जिसके कारण क्या होता है, जब कभी भी ब्रेक लगता है तो आप क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो वो क्या होता है, इनर्शिया को मेंटेन करता है, मतलब जिस अवस्था में था बॉडी क्या होता है, मोशन में था, तो वो मोशन को ही मेंटेन करना चाहता है। उसी तरह क्या होता है कि जब गाड़ी रुकी भी रहती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका बॉडी क्या होता है, रेस्ट में रहता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी क्या होती है, खुलती है, तो आप पीछे की तरफ क्या होता है कि पीछे की तरफ आपका बॉडी मूव कर जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वहां पर क्या होता है, आपका बॉडी रेस्ट में था और वो उसी पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो क्या होगा कि सीट तो क्या हो गया कि आगे की तरफ बढ़ गया, सीट क्या होगा कि अलॉन्ग विद द कार जो है वो क्या आगे की तरफ, लेकिन आपका जो ऊपर का पोर्शन है वो क्या होगा कि रेस्ट पोजीशन को ही मेंटेन करना चाहेगा, इसलिए क्या होता है, आप पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं। ए सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स में थस काउज इंजरी इम्पैक्ट। अब कह रहे हैं उसी तरह क्या होता है कि आप बाइक्स पे जाइए, या तो आप क्या होगा, बाइसिकल चलाइए, कार पे चलाइए, बस पे रहिए, कहीं पर भी जब आपका बॉडी जो वो व्हीकल से वो जब मूव करते रहेगा और सडनली जब ब्रेक अप्लाई होता है तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि आपका बॉडी क्या होगा कि उसी मोशन को मेंटेन करना चाहता है और आपका जो नीचे का पोर्शन है वो क्या होता है, रेस्ट पे आ जाता है। इसी कारण से आप क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाते हैं। or collision with the panel in front. Safety belts are worn to prevent such accidents. Safety belts exert a force
on your body make forward motion slower and opposite experience is encountered when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly। यही सब चीज़ दिया हुआ है कि सेफ्टी बेल्ट जो दिया जाता है कार में, सीट बेल्ट जिसको आप बोलते हैं, तो वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब कभी भी क्या होगा कि फोर्स अप्लाई हो, ब्रेक अप्लाई हो, तो आप क्या होगा आगे की तरफ ना झुके और कोई भी आपके बॉडी को हार्म ना हो, आप एक्सीडेंट से बच सके। कह रहा है कि उसी तरह क्या हुआ, यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है कि बस के बारे में कि बस क्या होता है जब मोशन में रहती है और सडनली क्या होता है ब्रेक लग जाता है तो आप आगे की तरफ क्या होता है कि गिरने लग जाते हैं। और जो लोग खास करके बस में जो खड़े रहते हैं वो क्या होता है कि अनबैलेंस हो जाते हैं, वो बिल्कुल आगे की तरफ क्या होता है गिरने लग जाते हैं। तो वो क्या होता है क्योंकि उनका बॉडी जो पैर है वो क्या होता है कि मोशन में रहता है और सडनली ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो क्या होता है कि रेस्ट में आ जाता है और आपका आगे का बॉडी क्या होता है मेंटेन करना चाहता है मोशन को, जिसके कारण आप आगे की तरफ गिरने लग जाते हैं, झुक जाते हैं। तो यही सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है व्हेन ए मोटर कार मेक्स ए शार्प टर्न हाई स्पीड वी बेंड to get thrown on one side, this can be again explained on the basis of the law of inertia. We tend to continue our straight line motion when an unbalanced force is applied by engine to change the direction motion of the motor car. We slip one side of the seat due to the inertia of the body. कह रहा है कि उसी तरह क्या होता है कि जब कोई भी कार क्या होता है टर्न लेती है ना, आप क्या होता है कि किसी भी कार में सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, किसी भी कार पे क्या होता है सीधे रास्ते पे जा रहे हैं और अचानक क्या होता है कि कार टर्न लेती है तो आप एक तरफ क्या होता है कि मूव कर जाते हैं क्योंकि आपका बॉडी वहां पर भी क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करना चाहता है। आपका बॉडी क्या होता है स्ट्रेट लाइन में मोशन को मेंटेन करना चाहता है, लेकिन जैसे ही क्या होता है गाड़ी टर्न लेती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप स्ट्रेट लाइन से क्या होता है उसको कर्व की तरफ घुमा दिए, गोल में घुमा दिए, तो उसी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि आप थोड़ा सा झुक जाते हैं, किसी दूसरे साइड पे क्या होता है आपका बॉडी क्या होता है झुक जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो होता है। The fact that a body will remain at rest unless acted upon an unbalanced force can be illustrated through the following activities। अब कह रहा है कि कोई भी बॉडी क्या होता है कि रेस्ट में ही रहना पसंद कर देगी जब तक क्या होगा उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो। तो उसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। कह रहा है मेक ए पाइल ऑफ सिमिलर कैरम कॉइन्स टेबल अटेम्प्ट ए शार्प हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, आप कैरम बोर्ड जब कभी भी खेले होंगे तो क्या करते हैं कि जब गोटी के ऊपर गोटी क्या करते हैं हम लोग अरेंज कर देते हैं बीच में, और स्ट्राइकर से जब स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइकर से जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं तो उस कंडीशन पे जैसे आप स्ट्राइकर से स्ट्राइक किए तो ये स्ट्राइकर जाके क्या होगा सबसे नीचे वाले जो गोटी है आपका उस पर क्या करता है ये लगता है स्ट्राइक करता है, ये सबसे नीचे वाला गोटी पे स्ट्राइक करता है। तो नीचे वाला गोटी जो होता है कि फोर्स के कारण क्या होता है ये आगे की तरफ मूव कर जाता है और बाकी जो इसके ऊपर जो गोटी रहता है, इसके ऊपर जो गोटी रहता है वो क्या होता है कि अपने लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करना चाहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के रूल को क्या करता है फॉलो करता है, वो अपने पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है, रेस्ट के पोजीशन को क्या करना चाहता है मेंटेन करना चाहता है। तो उसी कारण से क्या होता है कि जो नीचे वाला गोटी है वो क्या होता है आगे स्लाइड कर जाता है, लेकिन बाकी जो गोटी रहता है वो क्या होता है उसी पोजीशन पे रह जाता है। उसी पोजीशन पे क्या होता है नीचे का गोटी आगे बढ़ जाता है और बाकी सारा गोटी क्या होता है उसी पोजीशन पे रह जाता है। या आप जब कैरम बोर्ड खेलते होंगे तो बहुत बार इस चीज को क्या होता है ऑब्जर्व किए होंगे कि नीचे का गोटी आगे बढ़ जाता है और बाकी जो गोटी होता है वो उसी पोजीशन पे रह जाता है। तो यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो करना चाहता है बाकी सारा गोटी, क्योंकि वो पहले से क्या है रेस्ट के पोजीशन पे है। कह रहा है उसी तरह क्या होता है कि इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है एक केस क्या दिया हुआ है कि आप क्या होगा कि यहाँ पर एक कार्डबोर्ड क्या होगा कि एक छोटा सा कार्डबोर्ड लीजिए और उस पर क्या कीजिए उसको गिलास पे उसको क्या करते हैं गिलास पे रख देते हैं। इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक 5 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का कॉइन को आप रखिए और क्या कीजिए इस कार्डबोर्ड को स्ट्राइक कीजिए, फिंगर से क्या कीजिए एक झटके में स्ट्राइक कीजिए। तो आप जब स्ट्राइक करेंगे तो देखेंगे कि ये कार्डबोर्ड आगे की तरफ क्या होगा कि बढ़ जाएगा। ये कार्डबोर्ड क्या होता है आगे की तरफ मूव कर जाता है, लेकिन क्या होता है कि ये कॉइन जो है वो क्या होता है कि इसी ग्लास में गिर जाता है। अब जब इस पोजीशन पे ये कॉइन था तो ये कॉइन क्या था रेस्ट पोजीशन पे था, ये यहाँ पर क्या था रेस्ट में था, ये यहाँ पर रेस्ट में था, ठीक है। तो इसका इनर्शिया क्या है रेस्ट है, तो ये अपने रेस्ट पोजीशन को ही मेंटेन करना चाहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फोर्स अप्लाई किए तो ये कार्डबोर्ड क्या हुआ आगे की तरफ मूव कर गया और ये कॉइन क्या हुआ कि अपने इनर्शिया को फॉलो किया, मतलब अपने मोशन अपने क्या होगा रेस्ट पोजीशन को ही मेंटेन करना चाहता है। इसी कारण से क्या होता है कि ये कार्डबोर्ड आगे की तरफ बढ़ जाता है और ये कॉइन क्या होता है इसी ग्लास में गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हुआ फॉलो किया गया ये कॉइन के द्वारा, ये अपने पोजीशन को ही क्या करता है मेंटेन करना चाहता है।
अब इनर्शिया एंड मास कह रहा ऑल द एग्जांपल्स एंड एक्टिविटीज गिवन सो फार इलस्ट्रेट दैट देयर इज ए रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन। कह रहा है कि पिछले सारे एक्टिविटीज और एग्जांपल से ये चीज़ समझ में आया कि हर एक बॉडी क्या होता है, रेसिस्ट करता है, मतलब विरोध करता है अपने पोजीशन को चेंज करने में। अगर वो रेस्ट में है, मोशन में आना चाहता है, तो वहाँ पर भी क्या करता है, रेसिस्ट करता है। अगर वो मोशन में है, आप उसको रेस्ट में लाने का कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ पर क्या करता है, बॉडी रेसिस्ट करता है। कह रहा इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड टू मेंटेन रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग इट टेंड टू कीप ऑन मूविंग। कह रहा अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, तो वो अपने रेस्ट पोजीशन को ही मेंटेन करना चाहता है। अगर वो क्या होता है, मोशन में है, तो क्या होगा, वो मोशन में ही अपने आप को मेंटेन करना चाहता है। डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया, वी नो दैट इट इज ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन एन बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। सिमिलरली इफ वी किक ए फुटबॉल इट फ्लाइज अवे, बट इफ वी kick a stone of the same size with the equal force, it hardly moves. We may in fact get an injury in our foot while doing so. अब कह रहा है कि क्या जितना भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, सेम इनर्शिया को फॉलो करता है। मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा कि मास को बढ़ा दीजिएगा, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है कि मास को बढ़ा दीजिएगा। जैसे आप एक फुटबॉल को किक करिएगा, है ना, तो फुटबॉल को किक करिएगा तो क्या होगा, फुटबॉल पे आप किक किए तो फुटबॉल क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसी साइज का अगर आप क्या होगा, किसी भी रॉक्स को अपने पैर से पुल क्या कीजिएगा, पुश कीजिएगा, किक कीजिएगा, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, आप इंजर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। मतलब जैसे जैसे क्या होगा, मास बढ़ते जाएगा, उसका क्या होगा, इनर्शिया बढ़ जाता है, उसका क्या होगा, इनर्शिया भी बढ़ जाता है। मतलब लाइटर ऑब्जेक्ट्स के केस में क्या होता है कि इनर्शिया कम होता है, और हैवियर ऑब्जेक्ट्स के केस में क्या होता है, इनर्शिया ज्यादा होता है। जैसे कह रहा है कि यहाँ 5 रुपया के कॉइन के बदला, अगर 5 या 10 रुपया के कॉइन के बदला अगर हम लोग 1 रुपया का कॉइन लेंगे, तो 1 रुपया का कॉइन क्या होता है, थोड़ा सा लाइटर होता है। तो क्या हमको वही ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि कार्डबोर्ड आगे बढ़ गया और सिक्का नीचे गिर गया, क्योंकि वहां पर क्या होगा, कॉइन हल्का रहता है, 1 रुपया का सिक्का क्या होता है, हल्का होता है, तो उसका इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम लोग 5 रुपया के कॉइन के बदला और ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट लेंगे, तो उसका इनर्शिया क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। तो कह रहा है कि a force that is just enough to cause a small cart to pick up a large velocity with produce negligible change in the motion of the train. This is because in comparison to the cart, the train has much lesser tendency to change its state of motion. कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, एक फोर्स को लगा रहे हैं, है ना, अगर क्या हो रहा है कि फोर्स को लगा रहे हैं किसी कार्ट को रोकने के लिए, कोई बैलगाड़ी आ रहा है तो उसको हम लोग रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, एक फोर्स को लगा रहे हैं। तो अगर हम लोग जो उसी फोर्स, उतना ही फोर्स अगर हम क्या होगा, किसी भी ट्रेन पे लगा रहे हैं, कोई ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, इंजन स्टार्ट होने वाले, और हम लोग उतना ही फोर्स लगाएंगे, तो क्या हम लोग ट्रेन को रोक पाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या होगा, मास ज़्यादा है। कार्ट के कंपैरिजन में क्या होगा कि वहाँ पर क्या होगा कि ट्रेन का जो मास है वो क्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका इनर्शिया ज़्यादा रहेगा। तो उस केस में हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, उसके सामने निग्जिबल हो जाएगा, कोई भी असर नहीं करेगा। इसको प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि कोई भी क्या होता है कि अगर साइकिल चला रहा है, कोई भी अगर साइकिल चला रहा है, अगर आप उसको आगे की तरफ से एक फोर्स लगा के रोकने का कोशिश कीजिएगा या पीछे से पुल कीजिएगा, तो आप क्या होगा, इजीली उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, क्योंकि वो रेस्ट में है, उसका मास साइकिल का कम है। तो आप क्या होगा, उसको पुल किए और वो साइकिल क्या हो गया, रुक जाता है, उसका स्पीड स्लो होगा। लेकिन अगर क्या होगा, उसी के बदला अगर कोई बाइक पे है और वहाँ पर अगर आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं पुल करके, तो वो आप उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि जो बाइक है उसका क्या होगा, वेट ज़्यादा रहता है साइकिल के कंपैरिजन में, मतलब उसका इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण से आपके द्वारा जो लगाया हुआ फोर्स है उसको रोकने में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे इनर्शिया ज़्यादा लगेगा। क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया। अब कह रहा है कि ये चीज़ तो समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा, जितना ज़्यादा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा, वो उतना ज़्यादा इनर्शिया लगाता है। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर्ड ऑफ मास, वी में थस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलोज। अब कह रहा है कि इनर्शिया जो है वो क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास से। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो क्या होगा, इनर्शिया ज़्यादा रहेगा। अगर वो कोई भी ज़्यादा मास का ऑब्जेक्ट क्या है, रखा हुआ है, तो उसको आपको मोशन में लाने के लिए क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि वहाँ पर इनर्शिया उसका ज़्यादा है। अगर क्या होगा, छोटा बॉक्स है और क्या है, एक बॉक्स क्या है 5 kg का, एक 10 kg का, तो 10 kg के बॉक्स को आपको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स का अप्लाई करना पड़ेगा,
क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, मतलब वो रेस्ट पोजीशन पे ही ज़्यादा रहना चाहेगा, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर उसी तरह क्या होगा कि 5 kg का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो आप उसको कम फोर्स के साथ उसको स्टॉप कर सकते हैं कंपेरिजन टू 10 kg वेट का कोई भी मास का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर इनर्शिया क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पे, मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स इनर्शिया, कह रहा है कि मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो इनर्शिया से हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब दिया गया है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस। कह रहा है कि पहला लॉ में हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पे अप्लाई होता है तो उसके वेलोसिटी में क्या होता है, चेंजेस ला देता है, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। डेट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन, क्या होता है, बॉडी एक्सेलरेट कर जाता है, उसके वेलोसिटी में चेंज हो जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए क्या होता है वो बॉडी एक्सेलरेट कर जाता है। We would now like to study how the acceleration of object depends on the force applied to it and how we measure a force। अब क्या रहा है कि दूसरे लॉ में हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे कि कैसे कोई बॉडी क्या होता है कि फोर्स लगाने के बाद एक्सेलरेट कर जाता है, ठीक है ना, और वो क्या होता है कि फोर्स पे कैसे डिपेंड करता है, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। Let us recount some observation from our everyday life. During the game of table tennis, if a ball hits a player, it does not hurt him. On the other hand, when a fast-moving cricket ball hits a spectator, it may get hurt him. A truck at rest does not require any attention when parked along the roadside, but a moving truck, even at a speed of 5 meters per second, may kill a person standing in its path. A small mass such as a bullet may kill a person when fired from a gun. This observation suggests that the impact produced by object depends upon the mass and velocity. अब यहाँ पर आगे जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसका क्या होता है एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है उसकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है, मास के साथ तो हम लोग देख लिए, तो अब कह रहा है कि उसकी स्पीड भी क्या होता है मायने रखता है। आगे यहाँ पर बोल रहा है कि क्या होता है कि कोई भी अगर क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर टेबल टेनिस का बॉल जो है वो क्या होगा किसी प्लेयर को हिट कर जाए, चोट लग जाए, तो उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेबल टेनिस से जब आप क्या होगा कि उस पर स्ट्राइक कीजिएगा तो क्या होगा आप कम फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर क्या हो रहा है कि कोई बैट्समैन अगर बॉल को हिट कर दिया है और क्या होगा वो बॉल अगर लग जाए किसी को, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा वो ज़्यादा हार्म कर सकता है, उसको ज़्यादा चोट पहुँचा सकता है। उसी तरह कह रहा है कि अगर एक ट्रक अगर खड़ा है, अगर कह रहा है कि वो रेस्ट पोजीशन पे तो कोई उससे क्या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कह रहा है कि अगर वो 5 मीटर पर सेकंड या अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलता है तो क्या होता है किसी भी आदमी को वो क्या कर सकता है, मार सकता है। अगर कोई आदमी से उसका एक्सीडेंट हो गया तो आदमी को क्या होता है दबा सकता है, क्योंकि उसमें जो क्या हो गया उसमें जो एनर्जी आ गया, ठीक है ना, वो किस कारण से आ गया, उसके स्पीड के कारण हो गया, उसके वेलोसिटी के कारण आ गया। उसी तरह आगे कह रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी क्या होता है एक छोटा सा बुलेट अपने वेलोसिटी के कारण, अपने स्पीड के कारण क्या होता है किसी भी बॉडी को पेनिट्रेट कर सकता है ना। क्या होगा जब छोटा सा बुलेट क्या होता है कि किसी भी आदमी को लगता है तो क्या होता है वो मर जाता है, क्योंकि क्या करता है वो छोटा सा बुलेट जो होता है उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है वो बॉडी को पेनिट्रेट करते हुए अंदर की तरफ चल जाता है और फाइनली क्या होता है लोग मर जाते हैं। कह रहा है इसी तरह जो इनर्शिया होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है कि दिस सजेस्ट दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड वेलोसिटी। कह रहा है जो इम्पैक्ट होता है ये दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके मास पे भी और उसके वेलोसिटी पर भी, ठीक है। अगर क्या हो जाएगा कि कोई साइकिल अगर सेम साइकिल है ना, साइकिल क्या हो रहा है कि अगर स्लोली आ रहा है तो अगर उससे आपको चोट लग गया तो क्या होगा आप कम इंजर्ड होंगे। अगर उसी साइकिल से क्या होगा अगर ज़्यादा स्पीड में है वो साइकिल, अगर क्या है ज़्यादा स्पीड में, अगर उससे आपको चोट लग गया तो क्या हो जाएगा आपको ज़्यादा चोट लग जाएगा, क्योंकि क्या होगा वहाँ पर उसका वेलोसिटी ज़्यादा है। इसी कारण से क्या हो जाएगा सेम मास रहने के बावजूद क्या होगा वेलोसिटी के कारण आपको ज़्यादा चोट लग जाता है। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। वी नो दैट ए ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड to be greater velocity in order there is a appearance
appear to exist some quantity importance that combines the object mass and velocity. One such property momentum is introduced by the Newton. कह रहा है किसी तरह का एक प्रॉपर्टी जो है न्यूटन के द्वारा लगाया गया था कि अगर मास को अगर हम लोग क्या करेंगे सेम रखेंगे, अगर वेलोसिटी को इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि वो ज़्यादा उसमें फोर्स रहेगा, ज़्यादा उसमें क्या हो जाएगा बल रहेगा. द मोमेंटम ऑफ P of an object is defined as the product of mass and velocity. अब कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम रहता है वो डिपेंड करता है उसके मास और वेलोसिटी पे. उसके मास और वेलोसिटी पे क्या करता है वो डिपेंड करता है. मास तो हम लोग फर्स्ट केस में देख लिए और वेलोसिटी हम लोग क्या किए दूसरा लॉ में देख लिए कि वेलोसिटी पे कैसे ये डिपेंड करता है. कह रहा है मोमेंटम हैज बोथ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. कह रहा है मोमेंटम में क्या होता है डायरेक्शन भी होता है. जब यहाँ पर वेलोसिटी आ गया तो वेलोसिटी में क्या होता है ऑलरेडी डायरेक्शन रहता है, तो मोमेंटम जो है वो क्या होता है डायरेक्शन भी होता है और उसके साथ क्या होता है मैग्नीट्यूड भी होता है. कह रहा है इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द वेलोसिटी. कह रहा है उसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है कि जो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही क्या हो जाएगा उसके मोमेंटम का डायरेक्शन होता है. कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अब कह रहा है कि मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है. ठीक है. कह रहा है सिंस द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग्स द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज देयरफॉर क्लियर दैट फोर्स आल्सो प्रोड्यूसेस ए चेंज इन मोमेंटम. कह रहा है कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि फोर्स जो है आपके द्वारा जो फोर्स लगाया गया है वो मोमेंटम में चेंज कर सकता है. अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा. अगर आप कम फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा कम रहेगा, जिसके कारण क्या होगा मोमेंटम कम रहेगा. तो फोर्स पे क्या होता है डायरेक्टली ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. Let us consider a situation in which a car with a dead battery is to be pushed along a straight road to given a speed of 1 meter per second, which is sufficient to start its engine. कह रहा है कि यहाँ पर एक सिचुएशन लेना है कि कार का बैटरी खराब है और उसको पीछे से पुश किया जा रहा है उसका स्पीड को गेन करने के लिए 1 मीटर पर सेकेंड, जिसके कारण क्या हो वो उतना मोमेंटम अगर वो कार हासिल कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा. If one or two person gives a sudden push unbalanced force to it hardly it starts. कर अगर एक या दो लोग उसको क्या करेंगे पुश करेंगे तो क्या होगा वो उस मोमेंटम को गेन नहीं कर पाएगा और वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा. बट ए कंटिन्यूस पुश ओवर ए टाइम रिजल्ट इन द ग्रेजुएट एक्सेलरेशन ऑफ द कार ऑफ दिस स्पीड. कह रहा है कि लेकिन लगातार अगर उसको क्या होगा उसी मोमेंटम में आगे की तरफ क्या होगा पुश किया जाएगा तो वो कार क्या होगा फाइनली स्टार्ट हो जाएगा. मतलब क्या होगा कि टाइम भी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आप कितना देर तक उसको स्पीड को मेंटेन करते हैं ये चीज बोल रहा है. इट मीन्स दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सर्टेड. कह रहा है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है कि आप कितना फोर्स उस कार पे अप्लाई किए, यहाँ पर यह भी बात हो रहा है कि आप कितने देर तक किए. अगर क्या होगा कि आप एक बार कार को पुश कर दीजिएगा तो वो बात नहीं है, तो कार क्या होगा स्टार्ट नहीं होगा वो. लेकिन अगर आप उसको क्या होगा अगर ज़्यादा समय तक क्या होगा कार को आप पुश करते रहिएगा तो वो क्या करेगा उस मोमेंटम को गेन कर लेगा और कार क्या हो जाता है फाइनली स्टार्ट हो जाता है. It may then be concluded that the force necessary to change the momentum of an object depends on the time rate at which the momentum is changed. अब कह रहा है कि टाइम पे भी डिपेंड करता है, मतलब आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ साथ क्या होगा कि कितने देर तक आप क्या कर रहे हैं उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर भी मोमेंटम डिपेंड करता है. कह रहा है द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. कह रहा है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये चीज़ को बोलता है कि जो मोमेंटम में जो चेंज होता है वो क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है, कितना उस पर फोर्स अप्लाई किया और किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया. मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में क्या होगा उसका मोमेंटम भी होगा. जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते हैं है ना तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा उसका मोमेंटम भी होगा. अब यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u. कह रहा है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है मूव कर रहा है. कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट जो वो क्या कर रहा है कि मूव कर रहा है और उसका इनिशियल वेलोसिटी वो u है
और कह रहा है कि वो एक्सेलरेट करता है, मतलब क्या होता है कि जब वो उसका स्पीड बढ़ जाता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, v हो जाता है। और कितना समय लगता है इसको वेलोसिटी को चेंज करने में, t, मतलब टाइम जो है वो t हो जाता है। u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब वो स्टार्ट किया था, v हो गया फाइनल वेलोसिटी, जब क्या हुआ उस स्पीड को वो गेन कर लिया, और इसको चेंज करने में जितना समय लगा उसी को लिया गया है t। The initial and the final momentum of the object can be p mu and p2 mb। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया यहाँ पर, p2 जो है ये क्या आ गया, फाइनल लिया गया है, यहाँ पर क्या किया है फाइनल मोमेंटम, और p1 जो है ये क्या हुआ, इनिशियल लिया गया, ये है इनिशियल। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो p2 क्या है, p यहाँ पर मास तो सेम है, मास ऑब्जेक्ट का क्या है, दोनों केस में सेम है, लेकिन v क्या हो गया, v हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी को ये फाइनली फोर्स लगाने के बाद गेन किया, और u हो गया था उसका इनिशियल वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास तो दोनों में कांस्टेंट है, मास तो क्या है दोनों में बराबर है, v हो जाएगा उसका फाइनल वेलोसिटी जो वो गेन किया, और u हो गया इसमें इनिशियल, और इस दोनों को चेंज होने में जितना समय लगा वो क्या हो गया, t हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, m v माइनस यू बाई टी, ठीक है, v माइनस यू बाई टी, क्योंकि मास दोनों केस में क्या ऑब्जेक्ट का सेम है। v हो गया उसका फाइनल वेलोसिटी जो वो गेन किया, u हो गया उसका इनिशियल जहां से वो क्या किया था, स्टार्ट किया था, और इसको चेंज होने में जितना समय लगा वो क्या हो जाता है, t हो जाता है। कह रहा है ऑन द अप्लाइड फोर्स, अगर हम लोग फोर्स लगाएं तो क्या हो जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास मल्टीप्लाई v माइनस यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम टेकन, मतलब कितना समय लगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि v माइनस यू बाई टी क्या हो जाता है, v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस ए क्या हो जाता है, a यहाँ पर अगर हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं क्या होगा, v माइनस यू बाई टी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस हुआ, v माइनस यू मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वही चीज क्या किया गया है कि v माइनस यू बाई टी के जगह पे यहाँ पर क्या किया गया है, a को लिया गया है, a को लिया गया, क्योंकि v माइनस यू बाई टी क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू k क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो इसके जगह हम लोग क्या किए, k को कांस्टेंट ले लिए, और m क्या हो गया, m तो मास हो गया, और v माइनस यू बाई टी के लिए हम लोग यहाँ पर a ले लिए, एक्सेलरेशन ले लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि k m इंटू ए जो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। द क्वांटिटी k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कह रहा है कि यहाँ पर जो हम लोग k लिए थे वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम लोग क्या किए, k को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ले लिए हैं यहाँ पर। एंड SI यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, 1 यूनिट अगर हम लोग फोर्स का लिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, k यहाँ पर कांस्टेंट है, मास का क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा, और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। अगर हम लोग फोर्स का बात करें तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। कह रहा है यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग समझ गए ये कैसे हो रहा है, kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, kg लिया गया है मास के लिए, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या लिया गया है, एक्सेलरेशन के लिए लिया गया है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, या तो हम लोग इसको न्यूटन भी बोलते हैं, या तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, न्यूटन भी बोल सकते हैं, kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और न्यूटन भी इसको बोला जाता है। कह रहा है मोशन गिव्स अस ए मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। कह रहा है कि मोशन से हमको क्या पता चलता है, मोशन से हमको जो है एक मेथड है, मोशन एक मेथड है जिससे क्या पता चलता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, मतलब हमको क्या पता चलता है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। मोशन से क्या पता चलता है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। कह रहा द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन is often seen in action in everyday life. Have you noticed while catching a fast moving cricket ball
ए फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड with the moving ball. In doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases to 0. अब कह रहा है कि आप देखे होंगे जब क्रिकेट मैच खेलते हैं तो वहां पर क्या होता है कि फील्डर जब कोई कैच करता है तो वो हैंड को क्या करता है, पीछे की तरफ पुल करता है। तो वो जो पुल करता है वो क्या करता है, पुल करता है, इसका मतलब वो टाइम ले रहा है उसके वेलोसिटी को जीरो करने के लिए। मतलब वो वेलोसिटी मतलब उतना टाइम वो क्या कर रहा है। कभी आप देखते होंगे कि बॉल को क्या किया, आप आगे की तरफ ले रहे हैं तो क्या होता है, बॉल छिटक के गिर जाता है, क्योंकि जो उसका क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी था, वो उसका इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा था और उसको फाइनल वेलोसिटी आपको जीरो करना है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसको उतना टाइम नहीं मिला। इसी कारण से क्या होता है कि बॉल आपके पाम में लगता है और क्या होता है, छिटक के नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे ही आप बॉल को क्या कीजिएगा, पुल करिएगा, तो आपको ज़्यादा समय मिल जाता है उसके वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए। इसी कारण से क्या होता है कि जो क्रिकेट प्लेयर रहते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी कैच को पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं, ताकि क्या होगा, उनको समय मिल जाए उनके वेलोसिटी को जीरो करने में। जो बॉल का वेलोसिटी है उसको जीरो करने में उसको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल जाए। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज and therefore the impact of the catching the fast moving ball also reduce. If the ball is stopped suddenly, its high velocity decreases to 0 in a very short interval of time. Thus the rate of change of momentum of the ball will be large. ठीक है ना, कह रहा है कि अगर बॉल को आप क्या कीजिएगा, जितना कम समय में आप क्या करिए, उसके वेलोसिटी को जीरो कर दीजिएगा, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, उसका ज़्यादा हो जाएगा। मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। देयरफॉर ए लार्ज फोर्स वुड हैव टू बी अप्लाइड होल्डिंग द कैच डेट में हर्ट द पाम। अब कह रहा है कि उस केस में क्या होगा, आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। अगर आप क्या होगा, कम टाइम लीजिएगा, कम टाइम लेंगे तो हमको क्या होगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। अगर हम लोग बॉल को क्या होगा, पीछे की तरफ पुल कर लेंगे, उस केस में क्या हो जाएगा कि हमको कम फोर्स से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉल को इजीली रोका जा सकता है। In a high jump athlete events, the athletes are made to fall either on the cushioned bed or a sand bed. अब कह रहा है कि हाई जंप जो होता है वहाँ पर जब क्या होता है, प्लेयर जब हाई जंप में कूदते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि बालू को दिया जाता है या तो क्या होता है, कुशन बेड को दिया जाता है, ताकि क्या हो जाए, दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट टू फॉल स्टॉप मेकिंग द जंप। जिसके कारण क्या होता है कि वो क्या होगा, जब कुशन पे जाएगा या तो सैंड पे जाएगा तो उसका टाइम जो है, उसका वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, उसको कम होने में जो समय लगता है वो बढ़ सके। जो उसको समय लगता है अपने क्या होगा, जब प्लेयर दौड़ के आता है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब जब वो सैंड पे या कुशन पे कूदेगा तो वहाँ पर क्या होगा, उसका वेलोसिटी को जीरो करना है, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उसको ज़्यादा समय मिल सके, इसलिए क्या होता है कि सॉफ्ट कुशन या तो सैंड का यूज किया जाता है। This decreases the rate of change of momentum and has the force. Try to ponder how a karate player breaks a slab ice with a single blow. The first law of motion can be mathematically stated from the mathematical expression for the second law of motion. अब कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग दोनों अगर लॉ को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, और फोर्स क्या हो गया, यहाँ पर मास हो गया, और v बाई यू क्या हो गया, इस ये किसके जगह पे लिया गया है, एक्सेलरेशन के जगह पे लिया गया है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग टाइम को इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, टाइम आके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस एम यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो दैट इज द वी, एफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग जीरो फोर्स लगा रहे हैं तो वी और यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा फॉर वाट एवर टाइम टी इज टेकन। अब क्या होगा, अगर हम t को ज़्यादा ले लेंगे, t को अगर हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा समय ले लेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि v और u क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। v और u क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, दोनों रुक जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा कि जब वो दौड़ते हुए आ रहा है, जो एथलीट है वो क्या करता है, हाई जंप में जब वो दौड़ते हुए जा रहा है तो उस केस में क्या होता है, उसका वेलोसिटी क्या होता है, ज़्यादा रहता है। और जब वो क्या हो जाएगा u, मतलब जब वो क्या होगा कि जब
जब वो दौड़ते हुए आ रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा रहता है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा। अगर ये बराबर कब होगा, जब ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा, रेस्ट में जब वो आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, उस प्लेयर का फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो वो यहाँ पर क्या होता है कि टाइम, मतलब जितना ज़्यादा अगर हम समय देंगे उतना ज़्यादा उसको समय मिलेगा दोनों के वेलोसिटी को बराबर करने में। This means that the object will continue to moving with the uniform velocity u throughout the time t. u is the zero, then v will be zero. कह रहा है u भी जीरो हो जाएगा और v भी जीरो हो जाएगा अगर क्या हो जाएगा, उसको ज़्यादा समय मिलेगा। ठीक है ना, अगर ज़्यादा समय मिलेगा तो v और u क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। That is the object remain at rest. जब क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट में पहुंच जाता है। वो ऑब्जेक्ट क्या, जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे, उसको समय देंगे, तो उसी समय को बढ़ाने के लिए क्या होता है, हम लोग सैंड देते हैं या तो कुशन देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, उसको ज़्यादा समय मिल जाए, उसका फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाए, दोनों क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक कांस्टेंट फोर्स एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड. It increases the object velocity 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now the force was applied. Duration, what would be the final velocity of the object? अब कह रहा है कि एक क्या है कि यहाँ पर एक मास दिया हुआ है ना, मास दिया हुआ है कितना, 5 kg, और कह रहा है कि उसमें टाइम क्या दिया हुआ है, 2 सेकेंड है। मास यहाँ पर 5 kg और इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 7 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इसको चेंज करने में कितना लगा है, 30 सेकेंड लगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा, मास कितना है, मास इसका कितना है, 5 kg है ना, और फाइनल वेलोसिटी कितना है इसका, 7 है, और इनिशियल कितना है, 3 है, और टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 मीटर पर से, टाइम क्या हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा, तो 2 ले लिया जाएगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ को आगे किया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, 5 kg ले लिया गया है, 7 मीटर पर सेकेंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड बाई 2, तो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें 5 और 7 में 3 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा बाई 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 न्यूटन क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, 10 न्यूटन फोर्स यहाँ पे निकल जाएगा। उसी तरह कह रहा है कि आगे कह रहा है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन t 5 सेकेंड, अगर कह रहा है कि फोर्स जो है वो क्या होगा 5 सेकेंड के लिए लगाया गया, तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, u बाई एफ टी, मतलब क्या होगा, एफ टी हम लोग निकाल लेते हैं वहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है, इक्वेशन में, बाई m, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड निकल के आ जाएगा। कह रहा विच वुड बी रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, कह रहा किसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, एसलेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड और 4 kg मास 2 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि किसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, अगर हम लोग 2 kg मास को 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में लाएं, या तो 4 kg मास को 2 मीटर पर सेकेंड, तो किसमें हमको ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 क्या हो जाएगा 2 kg है, और एक्सेलरेशन 1 क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह m2 क्या हो गया 4 kg, और एक्सेलरेशन 2 क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो f1 क्या लिखेंगे, m1 इंटू a1 है ना, एक्सेलरेशन 1 इंटू मास 1, तो 2 kg इंटू 5 क्या होगा 10 न्यूटन, और f2 क्या हो जाएगा m2 इंटू a2, मतलब 2 kg 4 kg इंटू 2 मीटर पर सेकंड 8 न्यूटन। मतलब हमको पहला फोर्स में क्या, पहला केस में क्या होगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखें कैलकुलेशन के बाद 10 न्यूटन लग रहा है, दूसरे में 8 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहला केस में हम लोग ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब आगे की न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े, कह रहा है कि मोटर कार इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाइड। कह रहा है एक मोटर कार जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है, और कह रहा है कि उसको रुकने में 4 सेकेंड का समय लगता है। कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑफ द मोटर कार इफ द मास विद द पैसेंजर इज 1000 kg। कह रहा है कि आप इसका क्या कीजिए कि कितना, कह रहा है कि कितना फोर्स लगेगा इसको रोकने में, अगर जो मास है उस गाड़ी का पैसेंजर के साथ क्या होगा 1000 kg है। तो इस केस में हम लोग देख लेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 108 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में ले आए, तो मीटर पर सेकंड में ले आए तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग मीटर पर सेकंड में ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया
108 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000/60, ठीक है ना। या तो आप 108 को क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में लाना है तो 18 बाई क्या कर देंगे, 5/18 कर देंगे। डायरेक्ट क्या कर देंगे 5/18, तो क्या हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा और 6×5 30 हो जाएगा, तो 6/30 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब गाड़ी को रोकना है, ठीक है। पहले वेलोसिटी ज़्यादा था और ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या है, इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। टाइम इसको क्या है 4 सेकंड लगा है, और यहाँ पर मास दिया हुआ है 1000 kg, ठीक है ना। कह रहा है कि फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन बाय टाइम, तो 1000 गुना क्या हो जाएगा 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी को क्या करना है, रोकना है। माइनस इनिशियल क्या हो जाता है कि गाड़ी पहले क्या होगा 30 मीटर पर सेकंड में स्पीड में थी और उसको रोकना है, और टाइम लिया हुआ है 4 सेकंड, तो टोटल जो फोर्स लग जाएगा वो क्या हो जाएगा 7500 न्यूटन लग जाएगा। और यहाँ पर जो माइनस का साइन दिया हुआ है, ये माइनस का साइन जो है कह रहा है कि रिटार्डेशन, मतलब उसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है ना, उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। कह रहा था निगेटिव साइन टेल दैट द फोर्स अप्लाइड द ब्रेक अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मोटर कार। कह रहा है कि उसको रोकने के लिए लगाया जा रहा है फोर्स, इसीलिए यहाँ पर जो निगेटिव साइन है वो उसी चीज को शो कर रहा है। अब आगे दिया है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1, एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, एंड मास m2, एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इट बोथ द मास वेर टाइट टुगेदर। तो इसी तरह का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको कर लीजिए, ठीक है। सब उसी फॉर्मूला बेस्ड पे है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कह रहा है फर्स्ट टू लॉ ऑफ मोशन टेल अस हाउ अप्लाइड फोर्स चेंज द मोशन, प्रोवाइड अस विथ ए मेथड डिटरमाइनिंग द फोर्स। कह रहा है कि पहला 2 लॉ जो है हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या किए हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होता है जो क्या करता है मोशन को, क्या कहती किसी भी बॉडी को क्या करता है मोशन में लाने में मदद करता है। कह रहा था थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exert a force on another, the second object instantly exert a force back to first। कह रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि पहला, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पे उतना ही फोर्स क्या करता है, रिटर्न में लगाता है। मतलब एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, मतलब जितना फोर्स आप लगाइएगा उतना ही फोर्स क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट आप रिटर्न में आप पे लगाएगा। द फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी on the same object if the game of football, sometimes we while looking at the football and trying to kick it with the greater force collide with the player's opposite team but feel hurt because each applies a force to other. In other words, there is a pair of force and not just one force, the two opposing force are also known as action and reaction। कह रहा जब कभी भी आप क्या होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा कि जब आप क्या होगा एक फुटबॉल को किक कीजिएगा, है ना, तो फुटबॉल क्या होता है आगे की तरफ बढ़ता है और आपको भी थोड़ा सा क्या होता है कि चोट लगता है, आपको भी फोर्स लगाने के बाद क्या होता है थोड़ा सा, क्योंकि बॉल भी जो है आपके पैर पे एक फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही फोर्स क्या हो रहा है बॉल भी आपके पैर पे लगा रहा है, इसके कारण क्या होता है आपको थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। तो इसी को कह रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, मतलब जितना आप उस पर एक्शन लीजिएगा उतना ही क्या होगा आपके अपोजिट डायरेक्शन में वो भी फोर्स लगाएगा। लेट अस कंसीडर 2 स्प्रिंग बैलेंसेस कनेक्टेड टुगेदर। कह रहा है कि 2 स्प्रिंग बैलेंस को हम लोग साथ में कनेक्ट करेंगे। द फर्स्ट एंड ऑफ बैलेंस बी इज अटैच्ड विद ए रिजिड सपोर्ट लाइक ए वॉल। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड थ्रू द फ्री एंड ऑफ दिस स्प्रिंग बैलेंस इट ऑब्जर्व दैट बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शोज सेम रीडिंग on their scale. It measures the force exerted by spring balance A and B is equal opposite in direction to the force exerted by the balance B on the balance A। यहाँ पे फिगर नहीं दिया गया है, हम लोग फिगर को देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कह रहा है कि जैसे ये क्या है कि एक बॉक्स है, ये यहाँ पर क्या है एक वॉल्स दिया हुआ है और कह रहा है कि ये स्प्रिंग से क्या किया गया है, एक एंड से फिक्स है, दूसरे एंड पे भी क्या किया गया है कि स्प्रिंग लगाया गया और यहाँ पर क्या कर रहा है आप एक फोर्स को क्या कर रहे हैं लगा रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं। तो कह रहा है कि जितना आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर अगर 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है कि ये वॉल्स पे भी कह रहा है कि ये 5 न्यूटन का फोर्स आप पे लगा रहा है। मतलब जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही फोर्स क्या कर रहा है ये वॉल भी लगा रहा है, ठीक है ना।
आप पे क्या कर रहा है, उतना ही फोर्स क्या कर रहा है, जितना फोर्स आप लगा रहे हैं इसको पुल करने के लिए, उतना ही फोर्स क्या कर रहा है, वॉल भी लगा रहा है आपको पुल करने के लिए। मतलब एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, मतलब जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही फोर्स क्या होगा, वो भी आप पे लगा रहा है। वही चीज यहाँ पे कह रहा है। एनी ऑफ दीज टू फोर्सेस कैन बी कॉल्ड एज द एक्शन एंड रिएक्शन। कह रहा है किसी भी फोर्स को इस दोनों में से हम लोग एक्शन और रिएक्शन कह सकते हैं, किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन कहा जा सकता है। दिस गिव्स एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कह रहा है कि ये हमको क्या करता है, अल्टरनेटिव एक देता है कि थर्ड लॉ को। कह रहा है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कह रहा है कि सभी एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन है, मतलब जितना आप फोर्स लगाइएगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन पे उतना ही फोर्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर लगाएगा। कह रहा however it must be remembered that the action and reaction always acts on two different object। कह रहा एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, हमेशा दो अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। जैसे ये स्प्रिंग यहां पर लगा हुआ है, ठीक है, जैसे ये स्प्रिंग लगा हुआ है, जितना फोर्स क्या हो रहा है, ए लगा रहा है उतना ही फोर्स क्या हो रहा है, बी लगा रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर है, ठीक है ना। तो इसको आप मेजर कर सकते हैं। Suppose you are standing at rest instead of start walking on road. You must accelerate this requiring force according with the second law of motion. Which is this force? Is the muscular effort you exert on the road? Is it in the direction you intend to move? No. You push the road below the backward. The road exert equal and opposite force on your feet to move forward. अब कह रहा है कि अगर आप क्या हो रहा है, किसी भी स्टेशनरी मतलब क्या होता है, आप रेस्ट पोजीशन पे खड़े हैं और वहां पर क्या करना है, आपको मूव करना है, तो आप क्या कीजिएगा, फोर्स लगाइएगा, मसल्स के थ्रू क्या होगा, मस्कुलर फोर्स लगाइएगा मूव करने के लिए। तो कह रहा है कि आप जब क्या होता है कि फोर्स लगाइएगा तो आपका एडी जो है वो क्या होता है, जमीन पे एक फोर्स लगाता है, जिसके कारण क्या होता है, आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है उतना जितना फोर्स आप जमीन पे लगा रहे हैं उतना ही जमीन भी कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, जो क्या करता है, आपको आगे की तरफ बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, जितना फोर्स आप जमीन पे लगाइएगा उतना ही फोर्स क्या होगा, जमीन भी उतना ही फोर्स आपको क्या होता है कि पुश आगे की तरफ करता है। It is important to note that even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not produce acceleration of equal magnitude. This is because each force acts on the object that may have different masses। कह रहा है कि ऐसा कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि एक्शन और रिएक्शन के केस में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब जितना फोर्स आप लगाइएगा उतना ही फोर्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी आप पे लगाएगा। कह रहा है ये दोनों फोर्स जो है वो क्या रहा है कि एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, क्योंकि क्या होता है कि ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। दिस इज बिकॉज, कह रहा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक फोर्स जो है वो क्या होता है, अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है। अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है कहने का मतलब क्या होता है, आप कह रहा है कि अगर हम लोग आगे बढ़ने का बात कर रहे हैं तो आप लगा रहे हैं जमीन पे और जमीन लगा रहा है आप पे, मतलब दोनों क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसी कारण से क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि इस दोनों के कारण कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। जैसे क्या होता है कि अगर बॉल आ रहा है आपकी तरफ और आप फोर्स लगा रहे हैं बॉल को रोकने के लिए, है ना, तो बॉल भी आप पे उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना फोर्स आप क्या कर रहा है, उसको रोकने के लिए लगा रहे हैं। इसी कारण से क्या होता है कि आप जब उसको पीछे की तरफ पुल किए थे, ज़्यादा समय लिए थे, तो आपको क्या होगा, कम चोट लगा। आप क्या होगा, अगर टाइम इंटरवल को कम कर दीजिएगा तो उस केस में क्या होगा, एक्शन उतना ही लेगा, मतलब एक्शन रिएक्शन बराबर ही होगा, लेकिन अगर टाइम अगर ज़्यादा ले लीजिएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको कम चोट लगता है। कह रहा है व्हेन ए गन इज फायर्ड, कह रहा है कि एक जब गन को फायर किया जाता है तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड फोर्स लगाता है। बुलेट क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ने के लिए एक फॉरवर्ड फोर्स लगाता है, और ये बुलेट भी क्या होता है, अपोजिट फोर्स लगाता है गन पे, जिसके कारण क्या होता है कि वहां पर भी गन जो होता है, क्या गन पे क्या होता है, एक फोर्स लगाता है, जिसके कारण क्या होता है, गन पीछे की तरफ मूव कर जाता है। जैसे आप फायर कीजिएगा तो क्या होगा, बुलेट एक वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ बढ़ेगा, और क्या होगा कि वो क्या होगा, एक जर्क देता है गन पे। मतलब आप अगर गन पहला बार चला रहे हैं तो उस केस में आपको क्या होगा, जर्क बहुत ज़्यादा महसूस होगा, ठीक है। जो लोग बराबर चलाते हैं तो क्या होता है, वो हैबिचुअल हो जाते हैं, लेकिन एक फोर्स क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन पे भी लगता है। The third law of motion can also be illustrated when a sailor jumps out of the rowing boat. As a sailor jumps forward, the force of the boat moves। अब कह रहा है कि नदी के किनारे कभी भी आप जाइएगा तो जो नाव वाला होता है वो क्या होता है कि जब नदी के किनारे आता है तो वो एक रस्सी लेके क्या करता है, नाव को घाट के किनारे क्या करता है, बांधता है ना। एक हुक क्या होता है वो रखता है, जिसके कारण क्या होता है, नाव
पानी के धारा के साथ आगे ना बढ़ जाए, इसलिए क्या होता है कि वो रस्सी को, तो जैसे वो किनारे पे आता है तो क्या करता है, नाव से वो कूदता है। जैसे वो कूदता है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं कि रस्सी लेके क्या होता है, किनारे पे कूद रहा है, तो जैसे ये कूदता है किनारे पे तो क्या होता है कि ये फोर्स लगा रहा है आगे की डायरेक्शन, और क्या कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये नाव जो है इस पे क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ये इंसान जो है, नाविक जो है, ये आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है इस तरफ मूव करने में, और दूसरे पैर से क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये नाव से आगे की तरफ मूव कर रहा है और नाव क्या कर रहा है, पीछे की तरफ ढकेला रहा है, पीछे की तरफ मूव कर जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा चैप्टर जो है ये फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।